हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम का डेट फाइनल आ चुका है। तो अब जो हम लोग लेक्चर हम लेके आ रहे थे आपके साथ लेक्चर 500 क्वेश्चंस का, तो ये 500 क्वेश्चंस का सीरीज़ हम आज से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। 500 क्वेश्चंस का जो सीरीज़ है दोस्तों, वो फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और 4 लेक्चर हमारे पहले आ चुके हैं और हर एक जो लेक्चर था 25 क्वेश्चंस का था, तो 100 क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं। तो ये टोटल जब आप 500 क्वेश्चन देख के जाइएगा तो आप लर्निंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सारा करके आइएगा, इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि टीचिंग एंड लर्निंग एप्टीट्यूड खासकर वही एग्ज़ाम के लिए जो बीएड में एडमिशन लेने के लिए होता है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो बीएड में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसी एग्ज़ाम के लिए ये क्या है बनाया गया है खास करके। तो आइए हम लोग इसमें आप पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो इस तरह का है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अब देखिए, इसमें एक ख़ास बात ये था कि जब टीचिंग एंड लर्निंग एप्टीट्यूड आप बनाइएगा तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज को आपको मदद लेना पड़ेगा। आप इसका आंसर तभी आप एग्जैक्ट एग्ज़ाम में कर पाइएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि जो लर्निंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसका हिंदी क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अजीबो-गरीब होता है, जो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो आप हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों का मदद लीजिएगा और फिर बड़ा आसानी से आप क्वेश्चंस करके एग्ज़ाम में आ जाइएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आइए सबसे पहला हम बात करते हैं। कह रहा है कि टू टीच एंड ओवर क्राउडेड क्लास, यानी कि एक क्लास में भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप उसमें कैसे उसको आप टीच कीजिएगा, है ना। यानी कि एक भीड़ भाड़ वाले कक्षा में, तो सबसे पहला रेगुलर, और इसमें पहला बात तो याद रखना है कि इंग्लिश हिंदी दोनों का मदद लेना है। और दूसरा याद रखना है आपको पॉइंट कि इसमें चारों ऑप्शन को पढ़ना है। अगर आप डायरेक्टली हिस्ट्री सिविक्स के जैसा इसमें आंसर लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। चारों ऑप्शन जब पढ़िएगा तभी जाके आप आंसर निकाल पाइएगा। तो ये दोनों बात आप हमारा याद रखिएगा। तो पहला है कि शिक्षण के नियमित विषय वस्तु का, यानी कि रेगुलर कंटेंट ऑफ टीचिंग, यानी कि जैसे आप पहले पढ़ाते आ रहे थे वैसे ही आपको पढ़ाना है। चेंज द कंटेंट टू सीक अटेंशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि सभी छात्रों को ध्यान आकर्षण हेतु विषय वस्तु में परिवर्तन। ठीक है, विषय वस्तु में परिवर्तन, ये ध्यान रखिएगा। कह रहा है विजुअल मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि दृश्य यानी कि चित्र दिखाकर आप उसको पढ़ाइए। या चेंज द स्टाइल एंड टेक्निक टू मेक यूज ऑफ आईसीटी। अब आईसीटी का फुल फॉर्म जान जाइएगा तो अपने आप आंसर लगा दीजिएगा। आईसीटी का मतलब आई फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आजकल टीचिंग में सबसे ज़्यादा यूज आईसीटी का होता है। बड़ा बड़ा क्लास चलाने के लिए हम लोग आईसीटी का यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो दूसरा वाला तो ऑलरेडी चौथा में आ गया है ना। तो सबसे जो इफेक्टिव मेथड है वो फोर्थ है यहाँ पे। ठीक है, अब ये दूसरा आपको सही लग रहा होगा, लेकिन आप विषय वस्तु को बदल दीजिएगा। मान लीजिए कि आपको क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाना है, तो आप भीड़ देख के रामायण थोड़ी ना पढ़ाने लगिएगा। तो विषय वस्तु आप कैसे बदल सकते हैं? जो आप पढ़ा रहे थे वही पढ़ाइएगा। तो इसमें ऐसा नहीं है, विषय वस्तु आपको कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना है। तो इसमें जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, वो फर्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, उसका 4th नंबर ऑप्शन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान से देखिए कि फॉर अ टीचर टीचिंग इन अ क्लास, अगर कोई एक शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है तो कह रहा है कि क्या उसको इंश्योर करना चाहिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। यानी कि यहाँ चारों जो दिया हुआ है वो इम्पॉर्टेंट ही है। यानी कि उसको डिसिप्लिन करना चाहिए, इंश्योर लर्निंग, वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है वो भी देखना चाहिए। अब लर्निंग का हिंदी मीनिंग अधिगम लिखा हुआ, आप बताइए हिंदी पढ़ के कैसे समझ जाइएगा कि अधिगम का मतलब क्या होता है। इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जब भी आप लर्निंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड का दोस्तों क्वेश्चंस बनाइएगा एग्जाम में, तो दोनों पढ़िएगा, इंग्लिश भी पढ़िएगा और हिंदी भी साथ साथ पढ़िएगा। कह रहा है कंप्लीट ऑफ कोर्स एज पर नॉर्म्स। हाँ, तो मानक के पाठ्यक्रम के अनुसार कोर्स पूरा कर दिया, तो ये भी बात सही है। टेकिंग क्लास रेगुलरली, ये भी बात सही है। अब देखिए, आप देखिए सारा बात तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो 2 नंबर है कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, ये आप तो सुनिश्चित कीजिए, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अनुशासन रखिए। बात सही है कि आप बिल्कुल अनुशासन क्लास में रखिए। मानक जो पाठ्यक्रम है वही पाठ्यक्रम की बात पढ़ाइए। नियमित रूप से आप क्लास लीजिए, लेकिन ये सारे के साथ आपको तीनों के साथ ये सबसे ज़्यादा इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चा सीख रहा है कि नहीं, यानी कि इंश्योरिंग लर्निंग। ठीक है, यानी कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं, ये आपको समझ आना पड़ेगा। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो हमारा
2 नंबर होगा दोस्तों। इसका एग्जैक्ट आंसर कितना होगा दोस्तों? 2 नंबर होगा। अब आइए हम लोग तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इफ़ आफ्टर कंप्लीटेंस ऑफ टीचर ट्रेनिंग, अगर आप टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कौन सा जॉब ज्वाइन कीजिएगा। क्वेश्चंस का थीम मतलब यही है, यानी कि आप एक अध्यापक का प्रशिक्षण पूर्ण कर लेते हैं तो आप कौन सा जॉब क्या कीजिएगा, प्रीफर कीजिएगा। तो टीचिंग प्रोफेशन, या फिर आप सिविल सर्विसेज में जाइएगा। डिपेंड अपॉन द पेरेंट्स मेकिंग डिसीजन, आप अपने माता पिता के डिसीजन पे डिपेंड करेगा। या कंसीडर द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ जॉब इन मार्केट ओरिएंटेशन मॉडर्न सोसाइटी, यानी कि सेवा में आर्थिक पक्ष है, इस बाज़ार में आधुनिक समाज को ध्यान रखें, नहीं बाज़ार को ध्यान रखकर। तो देखिए इसका आंसर एग्जैक्ट 1 सही है दोस्तों, क्योंकि जब आप बीएड करिएगा, आप टीचिंग का कोर्स कीजिएगा तो आपको एक टीचर बनना ही चाहिए, है ना। आप उसके लिए ही कोर्स कर रहे हैं, यानी कि आप टीचर बनने ही के लिए आप कोर्स कर रहे हैं कि बीएड का कोर्स कर रहे हैं। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर फर्स्ट होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट है 4th नंबर आज का क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि नाउ अ डेज बीएड कोर्स हैज़ बीन अप्रूव्ड DOL, यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग में इसको आज के दिन में अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है, जब ओपन डिस्टेंस इसको कर दिया गया है तो ऐसा क्यों किया गया है, किसके लिए किया गया है? डन बिकॉज। तो पहला, कॉन्टैक्ट प्रोग्राम आर बीइंग ऑर्गेनाइज, यानी कि संपर्क कार्यक्रम के आयोजन किया जाता है। इससे इसका आंसर तो कुछ हमको इससे रिलेटेड नहीं लग रहा है। शिक्षण अभ्यास की व्यवस्था की जाती है, यानी कि प्रैक्टिस टीचिंग अरेंज्ड, इसके लिए किया जाता है कि इसके लिए यहाँ से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पड़ रहा है। इट इज़ ओनली फॉर सर्विस टीचर, हाँ ये देखिए एग्जैक्ट आंसर इसका है। ये इसलिए किया गया है कि ये सर्विस जो, यानी कि जो ऑलरेडी अभ्यास शिक्षक कार्य में है, ये उन लोगों के लिए किया गया है ना, सबके लिए नहीं किया गया है। यह समय की मांग है, तो ये कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये देखिए जो ओपन लर्निंग ऑफ मोड ऑफ एजुकेशन है बीएड का, वो सिर्फ उसी के लिए वैलिड है जो टीचर ऑलरेडी पहले से पढ़ा चुका है। अभी जैसे कि देखिए एक बीएड का कोर्स आता है जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी कराती है, डिस्टेंस बोर्ड में इग्नू कराती है, लेकिन ये सब के लिए क्या होता है, टीचर आप स्कूल में अगर पढ़ा रहे हैं तो वहाँ से आपको स्कूल से लिखवा के आपको देना पड़ता है। ये बात आपको पता होगा। कुछ दिन पहले जो भारत सरकार का नियम आया था डीएलएड करने का 18 महीना वाला, जो इसका भी केस रोज कोर्ट में लड़ते रहता है, ये भी वही था कि जो पढ़ा रहा था उसके लिए था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। 5 नंबर क्वेश्चंस पे अगर हम आज के क्वेश्चंस पे आएँ दोस्तों, तो 5 नंबर जो आज का हमारा क्वेश्चंस है वो कह रहा है कि टीचर इज सपोज्ड, है ना, हैव सम वैल्यू परसेप्शंस। ठीक है, यानी कि एक अध्यापक के लिए कुछ मूल परसेप्शन होना आवश्यक है, माना जाता है। कैसे? आधुनिक समय में किस प्रकार के मूल्यों पे अधिक बल देना चाहिए? तो इकोनॉमिक मूल्य पे बल देना चाहिए, ठीक है, डेमोक्रेटिक पे देना चाहिए, आइडियोलॉजिस्ट पे देना चाहिए, प्रोग्रामेटिक। तो ये इसका आंसर है प्रजातांत्रिक, है ना। अभी के समाज में सबसे ज़्यादा जो बल देना चाहिए दोस्तों वो किस पे देना चाहिए? प्रजातांत्रिक पे बल देना चाहिए। नेक्स्ट वन है आपका आज का 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली में निरंतर समाकेतिक व्यापक जो है वो विकास होता है, बस इवैल्यूएशन होता है। तो इसमें आप सेमेस्टर सिस्टम लगाइए। सेमेस्टर सिस्टम इसी के लिए लाया ही गया था कि जल्दी जल्दी एग्ज़ाम हो और लोग में समाकेतिक विकास हो। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है आज का दोस्तों। 7 नंबर जो क्वेश्चन है पहले इंग्लिश में आप देख लीजिए, फिर हम लोग हिंदी में देखेंगे। कह रहा है टू बी सक्सेसफुल इन एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अच्छा, ये तो आप ही लोग के लिए क्वेश्चन है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम में आप सक्सेसफुल होने के लिए अटेंडिंग कोचिंग, अच्छा आप कोचिंग क्लास जाते हैं, ये ऐसा क्यों ज़रूरी हो गया है? तो कौन आखिर अपने दिस एक्सपेंसिव सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड टू बी, ये आखिर ऐसा क्यों आ गया? तो इसका हिंदी ऑप्शन हम देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा कि कोचिंग की अनिवार्यता आखिर क्यों हो गई। तो सबसे पहले इस व्यवसाय प्रणाली को बंद कर देना चाहिए। तो कोचिंग को बंद कर देना, चलो मान लेते हैं कि सरकार इस पर नियम लागू कर देगा, तो अभी कुछ देर के लिए इसको सही मान लेते हैं। बनाए रखना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए, चलो इसको भी मान लेते हैं हम। कह रहा है कोचिंग सेंटर में गरीब छात्रों के लिए निःशुल्क मुक्त सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी सही है, मान लेते हैं। कह रहा है इस उत्तरदायित्व को विद्यालय द्वारा निर्वहन करना चाहिए, तो ये भी सही है। अब क्वेश्चन फिर से आप एक बार पढ़िए कि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए आजकल छात्रों को कोचिंग क्लास पढ़ना अनिवार्य हो गया है। ठीक है, ऐसा क्यों हो गया है? ठीक है, इस व्यापार ऐसा क्यों हो गया? आखिर आप सोचिए मन में कि ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि विद्यालय जो है अपना निर्वहन नहीं कर पा रहा है। तो अगर विद्यालय अपना कार्य सही से निर्वहन करेगा तो ऊपर वाला चारों अपने आप क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा।
तो इसका एग्जैक्ट आंसर है जो 4 है, यानी कि इसका उत्तरदायित्व को विद्यालय द्वारा निर्वहन करना चाहिए। ये उत्तरदायित्व विद्यालय निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तभी हमको बचपन से ही क्या करना पड़ता है, कोचिंग क्लासेज लेना पड़ता है। बचपन से कोचिंग क्लासेज इसी की वजह से लेना पड़ता है। अब हम लोग 8 पे आ जाते हैं। 8 जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिए, कह रहा है मॉन्ट्रियल सिस्टम इज़ अ फॉर्म ऑफ इंश्योरिंग। तो ये इनिशियल टीचर ट्रेनिंग है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर अ गुड टीचर मेकिंग प्रॉपर रेगुलर यूज ऑफ आईसीटी। तो आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपको पता दी है, ठीक है। तो कह रहा है इम्पॉर्टेंट थ्रू इट नॉट सो ईजी, ठीक है, इन कंट्री लाइक इंडिया। ये कंट्री लाइक इंडिया में ईजी नहीं है, बट ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, लेकिन टेक्नोलॉजी जब एडवांस हुआ, नाउ इट बिकम फेजिबल एंड सूटेबल फॉर तो ऑल एरिया। जब पहले टेक्नोलॉजी नहीं था तो पूरे देश में इसको लागू करना नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब पूरे देश में इसको लागू किया जा रहा है। जैसे कि अभी आप 2020 में अगर इसको आप देख रहे हैं तो लॉकडाउन में आप इसका इससे अच्छा ज़्यादा उपयोग क्या हो सकता है, आप इसको देख ही रहे हैं। तो इसका आंसर ये क्या था, तो इस सभी क्षेत्रों के लिए ये क्या हो गया, अब उपयोगी हो गया है आईसीटी। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8 का आंसर, तो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी, आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है। अब कह रहा है कि नाउ टीचिंग इज़ सपोज टू बी ए प्रोफेशन। तो बिल्कुल सही है, टीचिंग अब क्या है, सपोज टू बी ए प्रोफेशन। शिक्षण आजकल एक व्यवसाय का उदाहरण माना जाता है, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर टेकिंग इन टू अकाउंट टू एंश्योर अ प्रोफेशन। इसमें से क्या आपको होना चाहिए जो आपको बताएगा कि एक अच्छे आप प्रोफेशनल हैं। तो पहला अनुशासन और नियमितता, ये भी सही है। अधिगम यानी कि प्रोफेशनल पैकेज, तो ये कोई सही नहीं लग रहा। इसके बाद है हॉनेस्टी एंड सिंसेरिटी, ये भी सही है। एथिक्स एंड वैल्यू, नीति और मूल्य, तो ये ज़्यादा सही है, ठीक है। नीति और मूल्य, इसका आंसर क्या होगा, एथिक्स आपके में होना चाहिए और वैल्यूज़ आपको होना चाहिए, ठीक है। अगर नीति और मूल्य आप में आता है तो आप अपने आप ईमानदार हो जाइएगा, आप अपने आप निष्ठा हो जाएगा, आपके अनुशासन हो जाएगा। यानी कि ये जो इतना ऑप्शन ये सब लिखा हुआ था ना, ये सारा फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है, समाहित हो रहा है। एथिक्स के अंदर सारा आ गया, हॉनेस्टी, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, ठीक है। एथिक्स एंड वैल्यूज़ अगर आप में आ जाएगा तो सारा आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा 10 क्वेश्चंस हुआ एक पेपर का। फिर अभी हम तुरंत से 10 क्वेश्चंस करेंगे, इसके आगे 10 क्वेश्चन फिर हम 1, 2, 3 से करेंगे, है ना। ऐसा आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, एक हम बोलेंगे तो आपको समझना है 11 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए, तो हमारा जो 4th नंबर क्वेश्चन है इसके बाद, यानी 14th नंबर, जो कह रहा है कि इन दिस डेज ऑफ इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईसीटी की बात ये कर रहा है। इन दिस डेज आईसीटी टीचिंग, ठीक है, एज अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग। क्या है प्रोसेस, तो देखिए क्या है, हिंदी में पढ़ते हैं तो इसका एग्जैक्ट आपको समझ में आएगा। तो कह रहा है संप्रेषण की मात्रा से, आंतरिकता की मात्रा से, इसके बाद है कुशल पूर्वक क्रियाकलाप की मात्रा से, और कुशल पूर्वक संप्रेषण से। तो ये इसका आंसर एग्जैक्ट जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 4th नंबर, स्किलफुल कम्युनिकेशन। यानी कि कुशल आप जब तक नहीं कम्युनिकेशन कीजिएगा, ठीक है, तब तक आप इसमें कुछ गेन नहीं कर पाइएगा। तो इसका आंसर जो होगा 4th होगा। ये थोड़ा प्रिंटिंग है एरर, तो इसमें आप एरर नहीं है, मतलब थोड़ा गंदा प्रिंटिंग है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो कह रहा है इन दिन डेज इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टीचिंग कंटिन्यू, ठीक है। तो कंसीडर एज अ प्रोसेस ऑफ स्किलफुल कम्युनिकेशन, है ना। स्किलफुल कम्युनिकेशन, टीचर का मतलब क्या, टीचर को कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, सबसे बेटर ये ज़रूरी है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाइएगा तो टीचर नहीं बन पाइएगा। इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ द वैल्यूज़ इज़ नॉट टॉट, यानी कि टीचर आपको वैल्यूज़ नहीं पढ़ा पाता है, वैल्यूज़ आर नॉट टॉट, ठीक है, बट काउट, ठीक है। वैल्यूज़ को आपको पढ़ाया नहीं जाता, वो आपको काउट करना पड़ेगा। देन हाउ टू इंक्लूड वैल्यू एमंग द फ्यूचर सिटीजन, फ्यूचर सिटीजन में आप वैल्यूज़ कैसे इंक्लूड कीजिएगा। तो इसके हिंदी हम सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए हिंदी मीनिंग में एग्जैक्ट आपको समझ में आएगा कि मूल्यों को सिखाना नहीं बल्कि ग्रहण किया जाता है। यानी कि मूल्य कहीं भी सिखाया नहीं जाता, उसको आपको ग्रहण करना है। तो हमारी भावी नागरिक में मूल्यों का विकास कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो भावी नागरिकों में मूल्यों का विकास कैसे किया जाता है, तो शिक्षण द्वारा। तो देखिए ये अभी ऊपर ही कह रहा है कि सिखाया नहीं जा सकता बल्कि ग्रहण किया जा सकता है। उपयुक्त निर्देशन एवं परामर्श द्वारा,
इसके बाद कठोर अनुशासन द्वारा और मूल्यों के अनुकरण द्वारा। तो इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं तो एग्जैक्टली समझ में आएगा। तो ये देखिए इसका इंग्लिश मीनिंग यहाँ पे हम लोग को समझ में आएगा रहा है कि बाय फॉलोइंग वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ है उसको अगर हम फॉलो करते रहेंगे तो हम अपने आप क्या करेंगे, एक अच्छे वैल्यूज़ को गेन कर लेंगे। यानी कह रहा है वैल्यूज़ आर नॉट टॉट बट काउट। तो वैल्यूज़ को जब हम फॉलो करेंगे तो उसको हम लोग काउट कर लेंगे। तो इसका आंसर जो था वो 4th नंबर था। ये थोड़ा अलग टाइप का टॉपिक ही है, तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच इन्हांसमेंट इन द ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम अवेबिलिटी ऑफ ट्रेंड टीचर विल बी डिक्रीज। ठीक है, यानी कि वित्त अध्यापक में शिक्षण कार्यक्रमों की अवधि को बढ़ाने के कारण, ठीक है, प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धि में कमी होगी, है ना। ये ऐसा कैसे कर, इस समस्या को हल करना कैसे आप हल कर सकते हैं। यानी कि कह रहा है कि अगर आप ट्रेनिंग का ड्यूरेशन बढ़ा देंगे तो आप में शिक्षक में उपलब्धि में क्या होगी, कमी हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि ट्रेनिंग का ईयर 4 ईयर हो जाएगा, तो ट्रेनिंग का 4 ईयर हो जाएगा तो कुछ शिक्षक क्या होंगे, कम निकलने लगेंगे कुछ टाइम के लिए। तो इसको कैसे आप मेंटेन कीजिएगा। तो पहला स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया द्वारा, तो ये तो पहले ही स्ट्रिक्ट कदम आप हमारे इंडिया में नहीं उठा सकते हैं, डेमोक्रेटिक है। इसके बाद है पे फैसिलिटीज़ फॉर टीचर इन टू बी आर इनहांस। हाँ, तो इसको हम थोड़ा सोच सकते हैं कि टीचर का फैसिलिटीज़ को बढ़ा दिया जाए। रिटायरमेंट एज ऑफ टीचर टू बी इंक्रीज और रिटायर्ड टीचर टू बी रीएम्प्लॉयड। तो देखिए ये ज़्यादा आंसर इसका ये सही है कि टीचर के रिटायरमेंट एज को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो टीचर को रिटायरमेंट एज को थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा तो एग्जैक्ट इसमें आंसर आपको जो टाइम लैग हो रहा था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर जो बोर्ड दिया था वो 3 नंबर दिया था। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा नॉइज आ गया था। तो कह रहा है कि इन अ टीचर डोमिनेंट क्लासरूम, यानी कि सिर्फ एक ऐसा क्लासरूम है जहाँ टीचर ही जो बोल रहा है वो बोल रहा है, बच्चों की वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो वो क्लास कुछ सीख पाएगा क्या, नहीं सीख पाएगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे पैसिव लर्नर, है ना। वहाँ पे कुछ सीख ही नहीं कोई पाएगा तो उसको हम लोग पैसिव लर्नर बोलेंगे। यानी कि एक अध्यापक केंद्रित, यानी क्लास में सिर्फ टीचर कह रहा है, डोमिनेट कर रहा है, टीचर बच्चों को डांट दे रहा है, टीचर और बच्चों के बीच कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसमें बच्चा कोई सीख नहीं पाएगा। तो सीख नहीं पाएगा तो पैसिव लर्नर होगा, अगर सीखता तो एक्टिव लर्नर होता। तो इसका आंसर होगा 7th का, यानी 17th नंबर का 2 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं 8 पे। कह रहा है कि इफ़ टीचिंग कंसिडर टू बी ट्राईपोलर प्रोसेस, है ना, ट्राईपोलर का मतलब त्रिध्रुवकरणीय हो जाए, ठीक है, तो देन टीचर एंड स्टूडेंट्स आर, ठीक है, श्योरली टू आर द टू पोल। यानी कि देखिए अब कह रहा है ट्राईपोलर का मतलब आप समझिए कि कोई भी पढ़ाई में 3 स्तंभ हो, तो एक स्तंभ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक स्तंभ टीचर, और एक और स्तंभ क्या होगा तो पाठ्यक्रम, एक और स्तंभ क्या होगा पाठ्यक्रम, जिसको हम लोग करिकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो करिकुलम होगा। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट पढ़ते तो हैं लेकिन कैसे पढ़ते हैं, तो जो सिलेबस होता है तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं। तो जो तीसरा त्रिस्तंभ में तीसरा पोल है वो करिकुलम है। नेक्स्ट वन है कि एक्विजिशन ऑफ स्किल इज़ अ बेसिसिलिटी, ठीक है, बेसिकली कंसर्न ऑफ प्रोसेस। तो इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, कौशल ग्रहण मुख्यतः संबंधित किससे है, तो कौशल ग्रहण मुख्यतः संबंधित किससे है दोस्तों, तो देखो ट्रेनिंग से संबंधित है। कोई को जितना ज़्यादा उसको प्रशिक्षित किया जाएगा उतना ज़्यादा उसमें कौशल आएगा। ठीक है, तो शिक्षण से नहीं, अनुमोदन से नहीं, दिशा निर्देशन से नहीं, ट्रेनिंग से। आप लोग पढ़े होंगे इतना दिन तो पता होगा कि जो चीज़ आपको ट्रेनिंग दिया जाता है वो आप जल्दी सीख जाते हैं पढ़ाने लिखाने के अलावा। नेक्स्ट वन है एफ फिजियोलॉजी इज़ कंसिडर्ड ऑफ ब्रेन एजुकेशन। फिजियोलॉजी को अगर ब्रेन के एजुकेशन को कंसिडर करा जाए, यानी कि ब्रेन एजुकेशन में फिजियोलॉजी को कंसिडर किया जाए, तो देन मे बी देन साइकोलॉजी में भी कंसिडर है। साइकोलॉजी को क्या कंसिडर किया जाएगा, ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है यदि दर्शन शास्त्र में शिक्षा को मस्तिष्क माना जाता है तो मनोविज्ञान को क्या माना जाएगा, तो मनोविज्ञान को एक इसमें आप याद रखिए कि हृदय माना जा सकता है ना। ये भी बोर्ड का आंसर था, इसका एग्जैक्ट आंसर आप याद कर लीजिए, बोर्ड में एज इट इज़ आप बना दीजिएगा। तो इसके बाद 5 क्वेश्चंस और हम लेके आते हैं, तो हमारा टोटल ये कितना होगा 25 क्वेश्चंस का आज का सेट कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चंस आज का जो हो जाएगा 21 हो जाएगा। टोटल 2 सेट में अभी हम कर चुके थे, 2 बार रोक के, तो 21। तो ये जो क्वेश्चंस है इसमें ध्यान से आप पढ़िए। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि इन डीलिंग विथ अ क्लास विथ मिसबिहेविंग, यानी कि एक बहुत बदमाश बच्चा आपके क्लास में आ गया है,
तो कह रहा है कि टीचर लिस्ट इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि ये चारों कोर्स ऑफ एक्शन सही है लेकिन सबसे कम प्रभावकारी कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये सारा स्टेप आप अपना सकते हैं लेकिन ये वाला कुछ चारों स्टेप में एक स्टेप ऐसा है कि जो कि वर्स्ट कंडीशन है, वैसा आपको नहीं करना चाहिए था। तो पहला, आस्क द प्रिंसिपल टू ऑब्जर्व द क्लास, तो ये हम कर सकते हैं। लोअर द ग्रेड ऑफ द पीपल हु क्रिएट द मोस्ट सीरियस इन्फ्रैक्शन, तो लोअर द ग्रेड, चलो हम मान लो नंबर काट सकते हैं। आइसोलेट द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल मिसबिहेवियर पीपल, इसको अलग थलग कर दिया जाए, चलो ये भी सही है। असैसिनेट द एक्सीडेंट, कह रहा है ये निर्धारित कर कि इसके लिए शिक्षण विधि कितनी उत्तरदायित्व है, यह निर्धारित कर कि इसके लिए उसकी शिक्षण विधि कितनी उत्तरदायित्व है ना, यानी कि इसका भी हम निर्धारण कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं कि उसको हम पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा उसके लिए इफेक्टिव है कि नहीं इफेक्टिव है। लेकिन ये दूसरा नंबर काम हमको नहीं करना चाहिए। अगर कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है तो प्रिंसिपल को हम शिकायत कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम अलग बैठा सकते हैं कुछ देर के लिए भी, ठीक है। चौथा नंबर में हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो आखिर बदमाशी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उस पर क्या, और हम उसको क्या शिक्षण विधि उसमें क्या चेंज होना चाहिए, ये कर सकते हैं। लेकिन उसका मार्क्स घटा देना ये कहीं का ये है नहीं, मतलब कि एक शिक्षा शास्त्र के मायने में नहीं है। ऐसे टीचर तो कर ही देते हैं लेकिन ये शिक्षा शास्त्र के हिसाब से सही नहीं है। तो ये 2 नंबर छठा का हमारा आंसर होगा, यानी 21 का। नेक्स्ट है, तो अब कह रहा है कि ये बड़ा एक अजीब सा क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है 3rd नंबर बोर्ड दिया था तो हम भी वही बताएंगे। कह रहा है कि चिल्ड्रेन एटीट्यूड्स टुवर्ड्स पर्सन ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप आर मोस्टली बेस्ड अपॉन, यानी कि कोई भी बच्चों का दूसरे जाति समूहों के प्रति अभिवृत्ति किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए, पहला उसके अभिभावक पे, उसके मित्रों पे, उसके धार्मिक झुकाव पे और उसके भाई बहन की अभिवृत्ति। तो ये ज़्यादा जो डिपेंड करता है वो भाई बहन से डिपेंड करता है और इसको आंसर आप याद कर लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो हमारा है कि ए चाइल्ड, ठीक है, फ्रॉम अ डिस्कैरेज्ड होम, यानी डिसऑर्गेनाइज्ड होम, यानी कि जिसका परिवार का मतलब कि डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो उसको क्या घर में हो सकता है। तो वेल स्ट्रक्चर्ड लेसन उसको घर में नहीं मिल सकता है, तो नहीं मिल सकता है। इंडिपेंडेंट स्टडी, तो हाँ इस चीज़ में उसको दिक्कत हो सकती है ना, उसको इंडिपेंडेंट स्टडी, अगर उसका घर ऑर्गेनाइज नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक अध्ययन नहीं कर सकता है। बाकी सारा आंसर क्या है इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग नहीं है। अब मान लो डिसऑर्गेनाइज्ड है तो ऐसा थोड़ी है कि वो शॉर्ट आंसर नहीं कर सकता है, इसमें थोड़ी डिफिकल्ट शॉर्ट आंसर टेस्ट करने में थोड़ी ना होगा। प्रोग्राम स्ट्रक्चर, यानी कि उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन सुनने में दिक्कत थोड़ी ना होगा, ठीक है। वेल स्ट्रक्चर्ड लेसन सुव्यवस्थित पार्ट से, तो इससे उसको क्या लेना देना है। हाँ, घर में अगर वो अकेले पढ़ना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा, तो इसलिए आंसर इसका 2 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, कह रहा है कि अफेक्टिव टीचर क्या होना चाहिए, यानी कि इसमें से सारा में जो है वो क्या होना चाहिए। तो जिसकी कक्षा में पूरा तरह से नियंत्रण हो, ये तो बिल्कुल सही है। जो कम समय में अधिक सूचना दे सके, ये भी सही है। जो छात्रों को कैसे सिखाया जा सके इसके लिए प्रेरित करे। जो गृह कार्य सावधानी पूर्वक जांच करे। नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कि आप जो पढ़ाए हैं वो क्वालिटी आपको कैसे पता चलेगा, कोई आपको बाहर से देख के कैसे बता देगा कि आप टीचर जो है वो क्वालिटी के टीचर हैं। तो आपके क्लासरूम में पिन ड्रॉप साइलेंट कहेगा तो आप क्वालिटी के टीचर हो जाएंगे, चलो मान लेते हैं। रेज वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अब बहुत ही भारी भारी क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्वालिटी का टीचर थोड़ी ना कहलाइएगा, ये तो पूरे गलत है। स्टूडेंट रिप्लाई इन द क्लासरूम, अगर स्टूडेंट क्लास में आपका जवाब दे रहा है तब भी आप एक क्वालिटी के टीचर है, नहीं कहलाइएगा। पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट, हाँ ये स्टूडेंट आपके क्लास से कितना पास कर रहा है इस पे आप बता सकते हैं, आपका जजमेंट होगा। फाइनली जजमेंट कोई भी बच्चे का उसका कितना परसेंटेज मार्क्स आया इसी पे होगा कि आपके क्लास से कितना बच्चा पास कर रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो इसका आंसर 4 नंबर होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर इसी तरह से हमारा क्वेश्चंस लेक्चर सीरीज आते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ।